तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम दोस्तों बल आघूर्ण और जो आपका जड़त्व आघूर्ण है इसमें संबंध स्थापित करेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं। बल आघूर्ण और जो जड़त्व आघूर्ण है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन दोनों टॉपिकों को हम पहले ही कवर कर चुके, दोनों टॉपिकों को हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो आज हमारा बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध है। अब देखो दोस्तों, आप जानते हो जो बल आघूर्ण होता है, ये बल आघूर्ण जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, टाउ होता है। क्या होता है भाई, टाउ होता है, ठीक है। और आपका जो जड़त्व आघूर्ण होता है, ये जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, आई होता है। तो मतलब आपका क्या है कि जो आपका टाउ है, क्या है, ये टाउ है और ये जो आपका आई है, इस टाउ में और आई में आपको क्या करना है, संबंध बताना है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो इसमें हम संबंध स्थापित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों आप एक चीज़ जानते हो, वो क्या चीज़, वो ये चीज़ दोस्तों कि अगर हमें किन्हीं दो वस्तुओं में संबंध स्थापित करना है तो हमें तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अक्सर आपने देखा होगा, है ना, अक्सर आपने देखा होगा अगर दो व्यक्तियों में संबंध होता है तो तीसरा व्यक्ति ही जो संबंध है ना वो स्थापित करता है। तीसरे व्यक्ति की जरूरत होती है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, तो वो तीसरा व्यक्ति कौन है उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों हमें कुछ, देखो हमने बोला था हमें कुछ तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास तीसरा व्यक्ति क्या है वो देखो। तो हमने क्या माना दोस्तों, हमने ये मान लिया है कि हमारे पास ये एक पिंड है, हमारे पास क्या है, एक सेकंड, हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं एक क्या है, एक पिंड है, ठीक है ना। हमारे पास थोड़ा सा इसको ऊपर भी करते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया हमारे पास ये क्या है, एक पिंड है, ठीक है। जो क्या है, ये जो पिंड है आपका, ये जो पिंड है मान लेते हैं ये किसी अक्ष के जो परिता है वो घूम रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास ए बी क्या है, एक अक्ष है और इस अक्ष के परिता ये जो पिंड है घूम रहा है, आप ये मान लेना, ठीक है। इतना मान लिया, ठीक है। तो यही माना कोई दृढ़ पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। देखो पिंड घूमेगा और घूमेगा तो कोणीय वेग उत्पन्न होगा, क्योंकि वो एक वृत्तीय गति कर रहा है, क्योंकि ये वो किसी अक्ष के परितः घूम रहा है ना, इस टाइप से चारों ओर, है ना। तो मतलब ये वृत्तीय गति होगी। तो मान लेते हैं कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, तो ये आपका कोणीय वेग ओमेगा, ठीक है। अभी यदि इस पिंड पर कोई बाह्य बल लगा दे, मान के चलो ये पिंड है, यदि इस पिंड पर हम कोई बाह्य, इस पे क्या लगाया, एक बाह्य बल लगा दिया और बाह्य बल हमारा क्या होता है, F होता है, ठीक है। बाह्य बल लगा दिया। अब हम आगे देख रहे हैं, माना कोई दृढ़ पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, ये मान लिया। अब यदि इस पिंड पर हमने बाह्य बल लगाया, देखो अब देखो बाह्य बल लगाएंगे तो इस बाह्य बल के कारण क्या होगा, एक आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, एक आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्योंकि आपको पता है आघूर्ण तो क्या होता है, घूमना ही होता है, ठीक है। आघूर्ण क्या होता है, घूमना। तो इस बाह्य बल के जो बाह्य बल लगाएंगे तो इस बाह्य बल के आघूर्ण के कारण पिंड में कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ये जो आपका पिंड है ना, इस पिंड में एक आपका कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और कोणीय त्वरण क्या होता है, अल्फा, ठीक है, अल्फा हो जाएगा। और ये जो कोणीय त्वरण है सभी पिंडों के लिए समान होगा, क्योंकि सभी पिंड, इसमें जो पिंड है, ये जो पिंड है इसमें छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये छोटे छोटे जो कण है ना, ये छोटे छोटे जो कण है वो भी इस अक्ष के चारों ओर घूम रहे हैं। तो देखो पिंड घूम रहा है तो देखो घूमने से कोणीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो ये छोटे छोटे कण भी इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या उत्पन्न होगा, कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। क्लियर है, होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उत्पन्न हो जाता है। पिंड के देखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इस पिंड के सभी कणों के लिए कोणीय त्वरण क्या होगा, समान होगा, क्योंकि सभी पिंड है ना अक्ष के परितः घूम रहा है। लेकिन रेखिक जो त्वरण होगा, सॉरी कोणीय त्वरण समान होगा, लेकिन रेखिक त्वरण होगा वो भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि रेखिक त्वरण भाई दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूरी के। जैसे मान के चलो ये कण है, ठीक है ना, ये कण, इस कण की अक्ष से दूरी क्या है, कम है, तो इसके लिए जो आपका रेखीय त्वरण है वो कम होगा। लेकिन इस कण की दूरी क्या है, अक्ष से ज़्यादा है, तो इसके लिए जो रेखीय त्वरण होगा वो अलग होगा, है ना, अलग होगा। मतलब इस प्रकार से सभी कणों के लिए जो रेखीय त्वरण होगा वो अलग अलग होगा। तो इस टाइप से ध्यान रखना, रेखीय त्वरण अलग अलग होगा, लेकिन कोणीय त्वरण घूमने से उत्पन्न होगा। तो सभी कण घूम रहे तो कोणीय त्वरण सबके लिए समान, लेकिन रैखिक त्वरण होगा अलग अलग। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, माना कोई दृढ़ पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घूमना एक वृत्तीय गति है, तो वृत्तीय गति में कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, तो कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। अब यदि इस पिंड पर एक बाह्य बल लगाया जाए, तो ये बाह्य बल लगाया जाता है, तो इस बाह्य बल के आघूर्ण के कारण, जो बाह्य बल लग रहा है इसके आघूर्ण के कारण पिंड में कोणीय त्वरण, पिंड जो है इस पिंड में कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि घूम रहा है और घूमने से तो कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, तो ये निश्चित बात है, ठीक है, उत्पन्न हो जाएगा।
अब पिंड के सभी कणों के लिए जो कोणीय त्वरण है वो तो समान होगा, क्योंकि सभी जो पिंड है अक्ष के परितः घूम रहे तो कोणीय त्वरण समान होगा। लेकिन जो रैखिक त्वरण होगा, रैखिक त्वरण दूरी पर निर्भर करता है, तो रैखिक त्वरण भिन्न भिन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कण है पास में है तो इसकी दूरी कम है, तो इसके लिए रैखिक त्वरण अलग है। ये कण दूर है तो इसके लिए रैखिक त्वरण अलग है, तो इसलिए रैखिक त्वरण अलग अलग होगा, लेकिन कोणीय त्वरण जो है ना वो समान होगा। इतना समझ गए? अब जो रैखिक त्वरण अलग अलग है तो हम रैखिक त्वरण को निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर समझ लेना। यहाँ पर हम एक लाइन लिख रहे हैं, हम लिख रहे माना घूर्णन अक्ष से आर दूरी पर स्थित किसी कण का द्रव्यमान क्या है? m है। मान लेते हैं ये जो घूर्णन अक्ष है, इस अक्ष से r दूरी पर एक कण है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। ठीक है, हम क्या ये हमने देखा ना रैखिक त्वरण अलग अलग है, तो इस रैखिक त्वरण जो अलग अलग है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने घूर्णन अक्ष से r दूरी पर स्थित, ठीक है, किसी कण का द्रव्यमान क्या है? m है। ठीक है, तब रैखिक त्वरण क्या हो जाएगा? तब रैखिक त्वरण, तो आपको पता है रैखिक त्वरण और आपका जो कोणीय त्वरण है इसमें हमने एक संबंध निकाला था। इसमें संबंध निकाला था किसके रूप में? आर के रूप में। देखो वो संबंध आपका क्या था? ए बराबर आर अल्फा था ना, था कि नहीं? तो यही मान लिया घूर्णन अक्ष से आर दूरी पर स्थित किसी कण का द्रव्यमान m है, तो रैखिक त्वरण क्या होगा? रैखिक त्वरण हो जाएगा आपका रैखिक त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, आर अल्फा। समझ पा रहे हो ना? आर अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण है उसमें संबंध आपका ये होता है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूरी पर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूरी पर। ठीक है, अब हमने देखो ये हमारे पास कोणीय त्वरण था, इसलिए कोणीय त्वरण की हेल्प से हमने जो रैखिक त्वरण है वो निकाला है। ठीक है ना? ठीक है, इतना समझ गए ना? कोणीय त्वरण की हेल्प से रैखिक त्वरण हमने निकाला है और आर के सापेक्ष आर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप आर यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है ना? इतना समझ गए? अब हमारा ए की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना? अब आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम दोस्तों इसको ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, अब न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है भाई? F बराबर ma। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है? F बराबर ma होता है। बोलो होता है नहीं? अब देखो a की वैल्यू हमने क्या निकाली? आर अल्फा, तो a की जगह हम क्या रख देंगे? आर अल्फा। ठीक है, तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा? m r अल्फा। इतना समझ गए ना? ठीक है, अब इतना समझ गए तो ये हमने क्या निकाला? हमने न्यूटन की देखो हमने यहाँ पर पहले क्या निकाल लिया? रैखिक त्वरण निकाल लिया। अब रैखिक त्वरण की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? न्यूटन के द्वितीय नियम से हमने बल निकाल लिए। तो हम यहाँ पर बल निकाल चुके। क्या निकाल चुके? यहाँ पर बल निकाल चुके। अब हम इस बल की हेल्प से, है ना, हम निकालेंगे बल आघूर्ण, क्योंकि हमें बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। तो अब इस बल की हेल्प से क्या करेंगे? हम बल आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है ना? तो इस बल, ठीक है, का दी गई घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण। ठीक है, तो देखना अब बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है भाई? बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणित लंबवत दूरी। बल गुणित लंबवत दूरी आप जानते हो, सभी जानते हो। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणित लंबवत दूरी। तो बलाघूर्ण क्या होता है? टाउ। अब बल क्या होता है? एफ। बल क्या होता है? एफ। और लंबवत दूरी क्या मानी है? तो लंबवत दूरी आप जो मान सकते हो, जैसे लंबवत दूरी हमने अभी फिलहाल में मानी थी ना, घूर्णन अक्ष से आर दूरी। ठीक है, ये आपका घूर्णन अक्ष, ये आपका अक्ष है घूर्णन अक्ष, इससे लंबवत दूरी यही है, तो ये हमने क्या मानी थी? आर। ठीक है, तो बल और लंबवत दूरी हमारी क्या हो गई? आर हो गई। ठीक है ना? अब देखो एफ का मान क्या है? एम आर अल्फा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया एम आर, ठीक है, अल्फा इंटू आर। आर का मल्टीप्लाई कर दो तो एम
आर स्क्वायर और ये आपका अल्फ़ा, एम आर स्क्वायर और ये आपका अल्फ़ा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, टाउ की वैल्यू आ गई है। चाहो तो आप इसको समीकरण नंबर 1 कर सकते हो। तो देखो ये जो आपकी टाउ की वैल्यू आई, अब यहाँ समझना थोड़ा सा, ये जो आपकी टाउ की वैल्यू आई है, ये टाउ की वैल्यू एक छोटे से कण के लिए आई है। ये छोटे से कण के लिए आई है टाउ की वैल्यू। इस छोटे से कण का हमने क्या निकाला, बल आघूर्ण निकाला। इस छोटे से कण का हमने क्या निकाला, बल आघूर्ण निकाला। लेकिन अगर हमने इस छोटे से कण का बल आघूर्ण निकाल लिया है, बल आघूर्ण निकाला, तो इसकी हेल्प से हम पूरे पिंड का, पूरे बड़ा जो पिंड है उसके लिए बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। चाहो तो क्या करो, इस छोटे से कण का बल आघूर्ण है तो इसको आप टाउ से व्यक्त मत करो, मान लो क्या है, छोटे से कण का क्या है, बल आघूर्ण, टाउ से व्यक्त मत करो। ठीक है, अब इन छोटे से कण के बल आघूर्ण की हेल्प से हम पूरे पिंड का क्या निकालेंगे, पहले बल आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ गए ना। अब इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, इसी प्रकार पिंड के प्रत्येक कण के लिए बल आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते। देखो जिस प्रकार से हमने एक छोटे से कण के लिए हमने क्या ज्ञात किया, बल आघूर्ण का मान ज्ञात किया। एक छोटा सा कण था हमारे, इसके लिए हमने बल आघूर्ण का मान निकाला, तो जो आपका क्या निकला, एम आर स्क्वायर अल्फा, ये निकला। तो इसी प्रकार हम पिंड के प्रत्येक कण के लिए बल आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटे से कण का निकाल लिया तो ऐसे प्रत्येक कण का निकलेगा, तो प्रत्येक कण का ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तथा इन सभी बल आघूर्ण का योग, अगर हम एक छोटे से कण का बल आघूर्ण ये है, इस प्रकार से हम छोटे छोटे बहुत सारे कणों का आघूर्ण का योग कर दें, बहुत सारे छोटे छोटे कणों के बल आघूर्ण का क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, इन सभी बल आघूर्ण का योग उस पिंड पर लगने वाले बल आघूर्ण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अगर हमने छोटे छोटे कणों का जो बल आघूर्ण निकाल लिया और इन सब का योग कर दिया, तो इन सब का योग पूरे पिंड के बल आघूर्ण के किसके बराबर होगा, योग के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये पिंड जो है ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है ना, तब यहाँ पर लिख देंगे हम तब। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तब आपका पूरे पिंड का जो बल आघूर्ण होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टाउ बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर अल्फा। क्यों होगा, क्योंकि एक छोटे से कण का बल आघूर्ण ये है। अब छोटे से कणों के बहुत सारे, सभी जो छोटे छोटे बहुत सारे कण हैं, उन सब के बल आघूर्ण को जोड़ दें तो एक बड़े पिंड का बल आघूर्ण निकल आएगा, बोलो निकल आएगा। और जोड़ के लिए हमने किसका यूज़ कर दिया, सिग्मा, क्योंकि सिग्मा का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जोड़ के लिए करते हैं। छोटे छोटे कणों के जो बल आघूर्ण है उनको हमने जोड़ दिया, तो हमने यहाँ पर सिग्मा लगा दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब यहाँ एक चीज़ को समझना। अब दोस्तों सिग्मा एम आर स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या होता है, तो आपको पता है जो आई होता है, आई बराबर क्या होता है, सिग्मा एम ए स्क्वायर। आपने पढ़ा है सिग्मा एम ए स्क्वायर। अब दूरी यहाँ पर क्या थी, ए, तो एम ए स्क्वायर था। ठीक है, अब दूरी यहाँ पर क्या है, आर, तो सिग्मा एम आर स्क्वायर आ गया कि नहीं। तो सिग्मा एम ए स्क्वायर, ए थी दूरी तो ए लिया था, अब दूरी हमारे पास क्या है, आर, तो ये लिया, तो मतलब इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, आई। तो ये टाउ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई, और ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा। तो टाउ बराबर आई अल्फ़ा जो है हमारा ये बल आघूर्ण है और ये जड़त्वाघूर्ण है, हाँ ये बल आघूर्ण है और जड़त्वाघूर्ण है। ये संबंध आ गया और किसके रिस्पेक्ट में आया, अल्फा के रिस्पेक्ट में आया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, मैंने बस इतना ही किया था। बल आघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण में संबंध स्थापित करना है तो किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो तीसरा व्यक्ति में लेके आया, तीसरे व्यक्ति को लेके आए। तो देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, जिसको लेना चाहते हो। पूरा मैंने एक एक चीज़ करके समझाया, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिए और आप फिर से देख लीजिए, तो आप पूरा समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो जल्दी से लाइक कर दो यार वीडियो को, सही फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।